हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीजी स्कूल विथ आरती। तो आइए हम आज अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर चल रहे हैं जो कि वसंत की कक्षा 8 की पुस्तक भाग 3 से लिया गया है। चैप्टर 1 लाख की चूड़ियाँ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इस चैप्टर में क्या है, किस घटना की तरफ ये कहानी हमें ले चलेगी। तो यह कहानी आज के वर्तमान के मशीनों पर आधारित है कि मशीनों ने किस तरीके से लोगों के हाथ से काम धंधा छीन लिया है, कुटीर उद्योग या छोटे मोटे उद्योगों को बंद कर दिया है और किस प्रकार आज जो पैतृक व्यवसाय करते थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कुछ नहीं सीखा है। यह कहानी आपकी एक मार्मिक घटना की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जो कि लेखक के जीवन से ही संबंधित एक घटना है। जो हमारे लेखक हैं कामता नाथ जी, इन्हीं के जीवन पर आधारित एक घटना है। इन्होंने अपने जीवन की एक घटना को यहाँ पर चित्रित किया है। तो आइए हम अपनी इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है कहानी में। तो चैप्टर 1 हमारा है लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। लेखक बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो वो कहाँ जाया करते थे, अपने मामा के गांव। और उनके गांव, मामा के गांव में क्या था, एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर रहता था, जो लेखक को क्या रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था और वह गोलियां बच्चों का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। लेखक बता रहे हैं कि मामा के गांव का होने की वजह से बदलू को हमें क्या कहना चाहिए, बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्या कहते थे लेखक उन्हें? बदलू काका, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा लेखक है वो क्या बनाता था, लाख की लेखक जिसकी बात कर रहा है बदलू क्या बनाता था, लाख की चूड़ियाँ। और वह जहाँ बैठ के काम करता था वह एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ के काम करता था। और सलाख मीन्स होता है आपका सलाई या धातु का छड़ कोई, जिस पर वो क्या करते थे, चूड़ियों को पतला करके आकार देते थे। और पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ा देता। मतलब जब वो लाख से चूड़ी का आकार दे लेता तो उसे मुंगेरी बना होता था, उस पर चढ़ा देता और चिकना बनाता, और उसे चढ़ा करके उस पर चढ़ाकर मुंगेरी एक गोल नुमा जिस लकड़ी का मठिया जैसा होता था, जिस पर की चूड़ी को चढ़ा करके उसको चिकना किया जाता था। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब सारी चूड़ी बना लेता था तो बदलू उसको रंगता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। पुराने ज़माने में पहले के लोग हुक्का वगैरह पीते थे, आज उसका रूप बदल गया है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता, मतलब लेखक को बदलू क्या कहता था, लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए एक मचिया मंगा देता और घंटों बैठे बैठे उस
उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक बता रहे हैं कि वो घंटों बदलू के पास बैठ करके चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। देखिए क्या कहना चाह रहा है लेखक यहाँ पे, कि लेखक इस बदलू अपनी चूड़ियों को इस तरीके से देखता था मानो किसी वह चूड़ी किसी नववधू की कलाई में पहनी गई हो। अब देखिए आगे क्या है। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू क्या था? मनिहार था। मनिहार का कहने का मतलब, मनिहार चूड़ी बनाने वाले की जाति होती है, ठीक है, जिसे मनिहार हम कहते हैं, जिसे चूड़ियाहार कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। उसका पैतृक, पैतृक मतलब पिता के द्वारा या फिर अपने पूर्वजों से सीखा हुआ पेशा। अब बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब उसकी बताई हुई चूड़ियाँ बहुत अधिक बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। कहने का मतलब ये है कि बदलू जो चूड़ी बनाता था उसे वह पैसे से कभी नहीं बेचता था। कैसे बेचता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेना। तो बदलू भी यही काम करता था, चूड़ियाँ बना कर देता था, उसके बदले में लोगों से वो क्या लेता था? अनाज ले लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, परंतु मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक क्या बता रहे हैं कि स्वभाव से बहुत सीधा था। क्यों? क्योंकि मैंने उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यहाँ पे लेखक बता रहा है कि बदलू जो था वो शादी विवाह के अवसर पर अक्सर जिद पकड़ लेता था कि मुझसे मुंह मांगा चीज़ चाहिए। कहने का मतलब है कि वो ऐसे तो फ्री में चूड़ियाँ बेच देता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। और एक बार वो अपने बचपन की घटना बता रहा है कि किसी की शादी में बदलू का झड़प हो जाता है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को बहुत सारे, मतलब सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग, और साथ ही साथ उसको रुपए पैसे भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। क्यों थी? आगे देखते हैं। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में से कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अगर किसी के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि विचलित होता, और वह 2-4 बातें उस चूड़ियों के बारे में कह ही देता। क्या? मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक बता रहा है कि बदलू मुझसे क्या करता था? घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। लेखक से वो बहुत सारी बातें करते थे बदलू, और कभी शहर के जीवन के बारे में भी पूछा करते थे। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। मतलब बदलू उस पे तुरंत उस बात पे ध्यान ना देके उसको एक व्यंग की तरीके से लेते थे और कहते थे कि शहर की बात तो और है। क्यों और है? वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ, मर्द मतलब अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं, और फिर उनकी कलाई भी, कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। देखिए एक तरीके से व्यंग कस रहे हैं बदलू। वो कह रहे हैं कि शहर की जो महिलाएं होती हैं उनकी कलाइयाँ कैसी होती हैं? नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब उनका कहना है कि अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। कहने का मतलब खातिर करना मतलब कि अच्छी मेहमान नवाजी करता था, और उसके घर गाय था जो कि बदलू को मलाई वाला दूध देता था पीने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं।
आम की फसल में तो मैं रोज ही उनके यहाँ से दो चार आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लेखक अब बता रहे हैं कि मैं उनके यहाँ जाता, वो मुझे दूध देते पीने को या फिर आम खिलाते। इसके अलावा उनको सबसे ज़्यादा क्या प्रिय था, क्या अधिक पसंद था, वो ये था कि बदलू लेखक को दो चार गोलियां बना करके, एक दो गोलियां डेली बनाकर देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस ना आ जाता। वापस आया कह रहे जैसे हम लोग गर्मी की छुट्टी में बच्चे कहाँ आते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, घूमने आते हैं, तो वैसे ही लेखक भी अपने मामा के गांव जाते थे और एक आध महीने, मतलब कि एक महीने आधे महीने वहाँ रहते थे और जब स्कूल खुलना होता तो आ जाते थे। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि वो मतलब दो तीन बार ही अपने मामा के गांव गए ही होंगे कि उनके पिता, जो कि कोई सरकारी जॉब कर रहे थे, उनका किसी और शहर में बदली हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया, क्योंकि अब लेखक क्या है, बड़ा हो चुका है और उसको गोलियों में कोई लगाव नहीं है, इसलिए वो काफ़ी दिनों तक बदलू का उसे याद नहीं आया अपने मामा के गांव जाने के बाद भी। अब देखिए, इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने चूड़ियां देखी, मतलब कैसी, लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। जब वो सबके हाथों में कांच की चूड़ियां देखता है तो सोचता है कि क्यों किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां नहीं, किसी किसी के हाथ में वो देखता है। तब उसे किसका याद आ जाता है, बदलू का। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की चूड़ी, मतलब कांच की जो चूड़ी थी, टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब देखिए, लेखक बता रहे हैं कि जब उनको याद आया बदलू का तो बदलू से मिलने चले आए। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने किससे कहा, बदलू काका से कहा नमस्ते। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब देखिए, बदलू लेखक को नहीं पहचानता है, तो अब लेखक अपना परिचय देंगे। मैं हूँ जनार्दन। वो बता रहे, मैं कौन हूँ, जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं बचपन में आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब बदलू लेखक को पहचान गया और वो क्या कह रहा है कि आओ लला बैठो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कि इधर काफ़ी दिनों से आना ना हो सका। कुछ देर फिर शांति रही, कुछ देर तक फिर शांति बनी रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्ठी। लेखक को कुछ दिख नहीं रहा है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि काका आजकल आप काम नहीं करते? तो नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मतलब अब लेखक क्या बता रहे हैं, काम क्या है, कई सालों से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में काज का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब ये बता रहे हैं कौन, बदलू, कि आजकल सभी लोग मशीनों से बनी हुई चीज़ों से चूड़ियों को पूछ रहे हैं। अब कौन लाख की चूड़ियों को पूछेगा, क्योंकि वो सुंदर होती है, मशीनों से बनती है तो नक्काशी अच्छी होती है।
आगे देखिए क्या कह रहे हैं बदलू, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक कह रहे हैं बदलू से कि कांच कैसा होता है, खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब लेखक को खांसी आ गई, अरे सॉरी, बदलू को खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अब लेखक क्या सोच रहा है कि बदलू को दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है, यही महीने 2 महीनों से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि उनके दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है कि बदलू काका को दमा हो गया। वो अभी दिमाग में उनके चल ही रहा है ये बात कि बदलू काका उनकी शंका को भांप लिए और उन्होंने कहा, क्या कहा, दमा नहीं है मुझे, पसली की खांसी है, मतलब ऐसे ही सूखी खांसी हुई है जो यही कोई महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब देखिए लेखक चुप रहा, मतलब मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मतलब लेखक सोच रहा है कि बदलू काका के अंदर बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है, मतलब उनको काफ़ी दर्द है या दुख है, उनके अंदर बहुत पीड़ा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने के हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक यही सोच रहा था कि मशीनों की वजह से क्या है, लोगों का रोजगार छिन गया है, आज क्या है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये वो काफ़ी देर तक सोच रहा है। तभी फिर क्या होता है, चुप्पी उन लोगों के बीच छा जाती है जो कि लेखक को अच्छा नहीं लगता है। अब लेखक क्या है, आम की फसल कैसी है काका, वो पूछता है कि आम की फसल इस साल कैसी हुई। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक क्या है, विषय को चेंज कर रहा है, मतलब अब वो दूसरी बात कर रहा है। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम ले आओ। अब वो अपनी बेटी को आवाज़ देकर आम मंगा रहा है। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब देखिए यहाँ पे बदलू काका क्या कह रहे हैं कि बिना आम खिलाए मैं तुम्हें क्यों जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, मतलब कि जब उन्हें मलाई वाला दूध बदलू काका दिया करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। यहाँ पे लेखक ने अब बदलू से दूसरी विषय पे बात किया कि गाय अच्छी है ना। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब वो एक तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ से खिलाता, क्योंकि उनकी इनकम बंद हो चुकी है, उनका जो पैतृक व्यवसाय था वो ठप हो चुका है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। अब देखिए लेखक से बद्दू काका क्या कह रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हो, शहरी हो ना इसीलिए नहीं खा पाओगे। इस तरीके से वो भी व्यंग कस रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इसके चौगुने, मतलब कि एक टाइम में, एक वक्त कहने का मतलब, वक्त का मतलब होता है कि एक समय में मैं क्या करता था, इसका 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। मतलब वो आम की वैरायटी है और वो बता रहे हैं, लेखक से कह रहे चख कर देखो कैसा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुलियों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया, मतलब अंजुलियों मतलब अपनी हाथों में लेकर के मेरी तरफ बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए, मतलब लेखक की जो निगाह थी वो एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थी। फवना मतलब बहुत जच रही थी, अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मतलब क्योंकि वो एक तो वो पैसे का नहीं बेचते थे, ऊपर से उसका दाम उनको कम मिल रहा था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि शहर से ले आओ।
मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। देखिए, ये आपकी जो कहानी है वो कामता नाथ जी के द्वारा लिखी गई एक आज की बेरोजगारी या कह सकते हैं मशीनी युग में जो पैतृक व्यवसाय, कुटीर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उसी पर लिखी हुई ये कहानी है। और उन्होंने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, एक गंभीर मुद्दे को उठाया है जो कि आज के युग का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आपने ज़रूर सीखा होगा कि किस तरीके से मशीनों से, क्योंकि मशीनों से जो काम की जाती है वो कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है, मतलब उत्पादन अधिक होता है और वो अभी क्या होता है, अच्छा होता है। इसलिए बदलू के हाथ की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था। और बदलू जो कि एक कारीगर था, चूड़ियाँ बनाता था, किसकी, लाख की चूड़ियाँ बनाता था और उसकी चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। लेकिन मशीनों के आगे अब उसकी चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था। इसलिए बदलू अब क्या था, बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो चुका था और इसकी वजह से अब वो बीमार रहने लगा था। और बीमार होने की वजह से अब वह लेखक को भी नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि जब लेखक वापस आया तो वह लेखक को नहीं पहचान पा रहा था। तो और जो कि काफ़ी क्या है, व्यथित है, काफ़ी दुखी है, उसके अंदर काफ़ी कुंठा है इस बात को लेकर के, क्योंकि उसका व्यवसाय बंद हो चुका। और बदलू जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पैतृक व्यवसाय करते हैं। पैतृक व्यवसाय हमने पढ़ा भी, पैतृक मतलब जो कि पिता से सीखी जाती हो या पूर्वजों का, किसका होता है, पूर्वजों द्वारा मिला हुआ व्यवसाय होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चलता रहता है। तो इस कहानी में इतना ही। आपको हम इस कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर अगली क्लास में कराएंगे और आप इस कहानी को पढ़िएगा और कॉपी में इस कहानी के सारांश को, मतलब इसका संक्षिप्त विवरण दीजिएगा। और इस कहानी से जो क्वेश्चन आंसर है या फिर जो है कारण बताओ, उसे हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं आपको। क्या है क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाँव से क्यों जाता था और बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वस्तु विनिमय क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर के तौर पर करेंगे। तो आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। इस कहानी से जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाँव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था, इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।